India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। नजर हेडलाइंस पर। आज की हेडलाइंस क्या कहती हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को किया बाइज्जत बरी। सजा के बाद आजम को गंवानी पड़ी थी विधायकी। राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट की याचिका का सुब्रमण्यम स्वामी ने किया विरोध। कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में जांच प्रभावित हो सकती है। 26 मई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले सर्वे कराना जरूरी। भूमि को वक्फ के रूप में चिन्हित करने के लिए दायर अपील रद्द। मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ थी याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी को रखा बरकरार। इशरत जहां केस में वर्मा के मीडिया के बयान पर विभागीय कार्रवाई की गई थी। India Legal presents Courts Roundup. और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को अदालत से बहुत बड़ी राहत मिली है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। यही नहीं, अदालत ने इस मामले में आजम खान को निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी भी कर दिया है। इस मामले में आजम खान को सजा के बाद अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। रामपुर के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस केस में सपा नेता आजम खान को बरी कर दिया है। खास बात यह है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी। ये 185/2019 वाला क्राइम नंबर का था मुकदमा था, जिसके हमने अपील फाइल करी थी, जिसमें हमें लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो गया था। आज जो थी अपील में उन्होंने कहा कि जो नीचे का जजमेंट था वो गलत था और हमें उन जितने भी सेक्शन थे हेट स्पीच से रिलेटेड सब में हमें बाइज्जत बरी कर दिया है और हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया। सर, ये वही मामला है जो 27 अक्टूबर 2022 में 3 साल की सजा पड़ी थी। जी जी जी। तो इसमें सर जो क्या कहते हैं कोर्ट का क्या फैसला है? दोष मुक्त किया, क्या किया? दोष मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम जो प्रोसिक्यूशन था, अभियोजन था, अपना केस साबित नहीं कर पाया और हमें झूठा फंसाया गया और जो हमने नीचे प्ली लिखी थी हमें झूठा फंसाया गया, वो हमारी बात मानी गई और ये अपील जो है हमारे फेवर में एक्यूटल कर दिया है। रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में 3 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था। 2022 के केस में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता की विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद रामपुर में उपचुनाव हुआ था। हेट स्पीच से जुड़ा ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा से एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसकी शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था। आजम को धारा 153 ए, 505 ए और 125 के तहत दोषी पाया गया था। पिछले साल 27 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के आधार पर आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कोर्ट के फैसले से पहले आजम खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला आने के कारण आजम खान की याचिका को
औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया। हालांकि 3 साल की सजा सुनाने के बाद आजम खान को जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इसके बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें आकाश सक्सेना ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल कर ली। आकाश सक्सेना ने ही आजम के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए एक याचिका दाखिल की है, जिसके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी उतर आए हैं। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं दिल्ली की एक अदालत 26 मई को इस मामले में सुनवाई करेगी। राहुल गांधी ने सामान्य पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी लेने के लिए अदालत का रुख किया है। इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेहता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को आवेदन पर जवाब दाखिल करने का अधिकार है। सुब्रमण्यम स्वामी नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता हैं। वह व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और आवेदन का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि मामला 2018 से लंबित है और राहुल गांधी विदेश यात्रा करते रहे हैं। वह भाग जाएगा या फरार हो जाएगा, ऐसी कोई आशंका नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है। राहुल गांधी के वकील तरन्नुम चीमा के साथ अधिवक्ता निखिल भल्ला और सुमित कुमार ने भी प्रस्तुत किया कि कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है और विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार है। आवेदन में कहा गया है कि आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई और फिर उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया और वह एक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति मांग रहे हैं। अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत दे दी थी। नेशनल हेराल्ड केस दिल्ली की एक अदालत में चल रहा है और सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ दायर किया गया था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विशिष्ट दलीलों के अभाव में एक रिट कोर्ट प्रतिकूलता या विधायी क्षमता की कमी के मुद्दे पर विचार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब तक वैधानिक प्रावधान को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता है, तब तक इसके कार्यान्वयन को रोका नहीं जा सकता है। न्यायालय 2008 में दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समितियों सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन नियम 1996 का अनुपालन करते हुए वर्ष 2007 में होने वाले महाराष्ट्र राज्य में पंचायतों के आम चुनावों के लिए रोटेशन नीति का पालन करना था। मूल याचिकाकर्ताओं की चिंता के आधार पर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई थी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों को तत्कालीन स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रभावी नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के समक्ष भी याचिका में अस्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1961 के अनुसार नहीं है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक विधायिकाओं द्वारा विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक 1961 अधिनियम और प्रावधान और 1996 के नियमों को पेशा के साथ प्रतिकूलता की सीमा तक व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए। कोर्ट धुले और नंदुरबार जिलों में सभी स्तरों पर पंचायतों के चुनाव के लिए पेशा या पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य को निर्देश देने के लिए फरमादेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों की ओर से पेश वकीलों को सुनने के बाद कहा कि यह अनावश्यक था। न्यायालय ने 3 कारणों से हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से अपनी असहमति की व्याख्या की। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले संपत्ति का वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने टिप्पणी के साथ एक भूमि को वक्फ
के रूप में चिन्हित करने के लिए दायर अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अधिनियम की धारा 4 के तहत किए गए सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करने मात्र से वादा भूमि के संबंध में वैध वक्फ का गठन नहीं होगा। मामले में सलीम मुस्लिम कब्रिस्तान संरक्षण समिति ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें वाद भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। नगरपालिका ने 1867 के आसपास स्वास्थ्य कारणों से इसे बंद करने का आदेश दिया और एक वैकल्पिक स्थल को कब्रगाह के रूप में उपयोग करने के लिए आवंटित किया। 1975 में सर्वेक्षण और बंदोबस्त निदेशक ने उन्मूलन अधिनियम की धारा 19A के तहत कार्यवाही शुरू की और यह माना कि दावेदारों ने बाद की जमीन उन व्यक्तियों से खरीदी थी जिन्होंने एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए बाद की जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह भी निर्धारित किया गया था कि भूमि की आवश्यकता कब्रगाह के लिए नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि वर्ष 1900 या 1867 से पहले की भूमि वास्तव में कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। इसलिए 1900 या 1867 से पहले कब्रिस्तान के रूप में सूट भूमि का कथित उपयोग सबूत के अभाव में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ेंगे। राजकुमार यादव उर्फ छोटा गुड्डा के एनकाउंटर मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर से खारिज हो चुके मामले के सभी आरोपी पुलिस कर्मियों को नोटिस भेजकर तलब किया है। मृतक छोटा गुड्डा की मां कृष्णा यादव की ओर से दायर परिवाद को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले के सभी 14 आरोपी पुलिस कर्मियों को नोटिस भेजा है। प्रकरण की जानकारी देते हुए अधिवक्ता दिनेश दीक्षित ने बताया कि छोटा गुड्डा का 29 नवंबर 2006 को एनकाउंटर हुआ जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। मामले में इंक्वायरी बैठी। उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला न्यायालय में धारा 302 का प्रकरण दर्ज हुआ। आरोपी पुलिस कर्मियों की ओर से उच्च न्यायालय में 3 अलग अलग पिटीशन दायर की गई कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत राज्य शासन से अनुमति नहीं ली गई। इसके बाद उच्च न्यायालय से मामला खारिज हो गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में परिवाद एडमिट करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी को उसके समक्ष मामले मेंशन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा कि अवकाश पीठ के नियमों के अनुसार केवल निर्देश लेने वाले वकीलों को ही मामला मेंशन करना चाहिए, न कि सीनियर वकीलों को। रोहतगी ने दिल्ली में बिजली की समस्या से जुड़े मामले को मेंशन करने की मांग की। कथित तौर पर चिलचिलाती गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की चरम खपत में काफी वृद्धि हुई है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित मुद्दा भी हाल ही में खबरों में था। रोहतगी द्वारा बताए गए मामले में उठाए गए मुद्दे अभी स्पष्ट नहीं है। रोहतगी ने कहा यह दिल्ली में बिजली से संबंधित है। जस्टिस करोल ने कहा हम निर्देश लेने वाले वकील से इसको मेंशन करने का अनुरोध करते हैं, यह अवकाश पीठ है। रोहतगी ने जोर देकर कहा यह जरूरी मामला है। हालांकि खंडपीठ ने जवाब दिया आप जो कहते हैं उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन छुट्टी के नियमों के अनुसार जूनियर्स को सूचीबद्ध मामले को मेंशन लिस्ट में भेजा जाना है। सुप्रीम कोर्ट 2 जुलाई 2023 तक गर्मी की छुट्टी पर है। इसकी रजिस्ट्री शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन खुली रहेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के जल संसाधन विभाग पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी द्वारा चित्तूर जिले के अवुल्लापल्ली जलाशय के निर्माण के लिए पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए लगाए गए 100 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगा दी है। राज्य के अधिकारियों द्वारा 8 सप्ताह की अवधि के भीतर 25 करोड़ रुपए की राशि जमा करने के अधीन रहने की अनुमति दी जाती है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस
MM सुंदरेश की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा, अपीलकर्ताओं द्वारा 25 करोड़ रुपए की राशि आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर अधिकारियों के पास जमा करने के अधीन दंड मुआवजे के संबंध में दिए गए फैसले में दिए गए निर्देश पर रोक रहेगी। SEIAS द्वारा आंध्र प्रदेश में अवुलपल्ली जलाशय को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी रद्द करने और राज्य के जल संसाधन विभाग पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के NGT के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया। कोर्ट ने कहा कि नोटिस अक्टूबर 2023 के महीने में वापस करने योग्य है। कोर्ट ने आगे कहा, जमा की गई राशि वर्तमान अपील के परिणाम के अधीन होगी। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व IPS अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा द्वारा सेवानिवृत्त से ठीक 1 महीने पहले सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने 1 मार्च 2023 को इसे सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित किया। वर्मा ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में CBI की सहायता की थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने निष्कर्ष निकाला था कि मुठभेड़ फर्जी थी। 26 सितंबर 2022 को कोर्ट ने वर्मा को यह कहते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था कि उस समय बर्खास्तगी के आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वर्मा को 30 सितंबर को रिटायर होना था। अदालत ने कहा था, नतीजन हम इस स्तर पर 30 अगस्त 2022 के बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता रिट याचिका में सफल होता है तो याचिकाकर्ता नियमों के अनुसार अपने रिटायरमेंट के सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा। आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय से 3 महीने के भीतर मामले का निस्तारण करने को कहा। यह मामला 2016 में एक टीवी चैनल को साक्षात्कार देने के लिए वर्मा के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई से जुड़ा है। उस समय शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के मुख्य सतर्कता अधिकारी थे। यह वर्मा का मामला है, जहां इशरत जहां मामले की जांच के दौरान CBI द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को वो केवल स्पष्ट कर रहे थे। हालांकि सरकार ने तर्क दिया कि साक्षात्कार में वर्मा के बयानों का मुठभेड़ के प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव था और वो पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने में सक्षम थे। उन पर इशरत जहां मामले में जांच की जानकारी देने और मामले के संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछताछ की जानकारी देने का आरोप लगाया गया था। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सिनेमा के दिग्गज सत्यजीत रे द्वारा फिल्म नायक के लिए लिखे गए स्क्रीन प्ले पर उनके कॉपीराइट को मान्यता दे दी है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति C हरिशंकर ने फिल्म निर्माता RD बंसल के परिवार के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म के साथ साथ उसके स्क्रीन प्ले पर भी उनका कॉपीराइट है। कोर्ट ने कहा, उन्हें सत्यजीत रे के बेटे संदीप रे और सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सत्यजीत रे SPSRA द्वारा दिए गए लाइसेंस के आधार पर थर्ड पार्टी द्वारा स्क्रीन प्ले के किताबीकरण को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। वादी परिवार ने अपने मुकदमे में कहा था, सत्यजीत रे को RD बंसल ने कॉपीराइट अधिनियम के विपरीत फिल्म नायक की पटकथा लिखने और डायरेक्ट करने के लिए नियुक्त किया था और भास्कर चट्टोपाध्याय ने स्क्रीन प्ले के नोवेलाइजेशन और डिफेंडेड हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया के लिए पब्लिश किया गया था। कोर्ट ने कहा, स्क्रीन प्ले पर पहला हक राइटर का। अदालत ने कहा, लेखक होने के नाते स्क्रीन प्ले और उसके नोवेलाइजेशन पर पहला अधिकार सत्यजीत रे का है।
उसके बाद उनके बेटे और SPSRA थर्ड पार्टी को यह अधिकार प्रदान कर सकते हैं। कोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 के तहत फिल्म नायक की पटकथा के लेखक के रूप में सत्यजीत रे के कॉपीराइट के पहले हकदार थे, इसलिए वादी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसके कॉपीराइट पर उसका अधिकार है। स्क्रीन प्ले लिखने में हरिशंकर का कोई योगदान नहीं। इसके बाद कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। अदालत के मुताबिक इसमें कोई विवाद नहीं है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले पूरी तरह से सत्यजीत रे ने तैयार किया था और निर्माता ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया। उधर नेशनल और स्टेट हाईवे पर नाका लगाकर वाहनों के दस्तावेजों की जांच के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें पता है नेशनल हाईवे पर जीरकपुर और डेरा बस्सी में बाहरी राज्यों से पंजीकृत वाहनों को जांच के लिए क्यों रोकना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रवृत्ति बंद की जानी चाहिए, नहीं तो कोर्ट को निर्देश जारी करने पड़ेंगे। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट तीव्र शर्मा ने डीजीपी के हलफनामे को आधार बनाते हुए बताया कि हाईवे पर स्थायी नाके नहीं लगाए जा सकते, हालांकि कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर लगाए जा सकते हैं। वाहनों को अचानक से दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं रोक सकते। हालांकि संदिग्ध गतिविधि की सूचना, ब्लैक फिल्म, शराब पीकर गाड़ी चलाने या गंभीर ट्रैफिक अपराधों की स्थिति में वाहन रोक, दस्तावेजों की जांच व चालान किया जा सकता है। वाहन का किस राज्य में पंजीकरण है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में चालान CCTV के माध्यम से करने की प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही बताया कि ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अपराध या संदिग्ध वाहन की स्थिति में इसे जांच के लिए रोक सकता है। हालांकि आमतौर पर किसी पुलिसकर्मी की देर रात ट्रैफिक ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। नेशनल व स्टेट हाईवे पर नाका लगाकर बाहरी राज्यों के वाहनों को दस्तावेजों की जांच के लिए रोकने के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के डीजीपी को ट्रैफिक पुलिस की शक्तियों, कर्तव्य व सेवा नियमों से जुड़ी जानकारी सौंपने का आदेश दिया था। इस मामले में अब हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ तीनों का जवाब आ चुका है और कोर्ट ने इन सभी के अध्ययन के बाद इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करने का निर्णय लिया। ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट व गलत व्यवहार को लेकर दर्ज मामले में जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह जानकारी तलब की थी। इस मामले में जब ट्रैफिक पुलिस के अधिकार क्षेत्र को लेकर मुद्दा उठा तो कोर्ट ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पहले ट्रैफिक पुलिस के अधिकार क्षेत्र व दायित्व को जानना जरूरी है। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.